सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप पढ़ रहे हैं और पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th में है तो सुबह शाम आपके लिए सब बराबर सी है। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 12 का एमसीक्यूज की सीरीज। तो जिनके भी एमसीक्यूज आते हैं, स्पेशली बिहार और यूपी वाले, जिनके एमसीक्यूज थोड़े से ज्यादा ही होते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि चैप्टर नंबर 12 के आज आप क्या कर पाएंगे, एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सेवन करने से अंधापन को विटामिन ए की कमी से दूर किया जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है आंखों से रिलेटेड, यहाँ पे अंधापन दिया हुआ है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जगह यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि अगर आपकी आई वीक है तो आप इसमें से क्या खाएं कि आपका जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो जाए। फ्लेवर सेवर, कैनोला, गोल्डन राइस या बीटी बैंगन। तो आपको पता है कि हमने एक राइस बनाया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से जिसका नाम है गोल्डन राइस। क्यों गोल्डन राइस कह रहे हैं? क्योंकि ये पीले कलर के चावल है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। विटामिन ए की मात्रा इसमें ज्यादा है और इसी ऑप्शन में बीटा कैरोटीन हो तो वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे गोल्डन राइस अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा उससे, ठीक है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नियासिन विटामिन कौन सा है? विटामिन बी1, विटामिन बी3, बी12 या बी6। तो देखो बी कॉम्प्लेक्स आपने कभी सुना हो, जिसे हम कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन जी बी जो होता है उसको विटामिन बी नहीं कहा जाता, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के विटामिन है। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, बी1, बी3, बी12 और बी6। तो यहाँ पे जो विटामिन नियोसिन या नियासिन दे रखा है वो कौन सा होता है? वो होता है बी3। बी1 अभी क्वेश्चन आने वाला है तब मैं आपको बताऊंगी। बी12 राइबोफ्लेविन को कहते हैं। बी12 जो है वो कोबामेलिन को कहते हैं, सॉरी कोबामेलिन। और बी6 जो है वो पायरोडॉक्सिन को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या रहेगा? बी3, जो कि किसे कहा जाता है? नियासिन को कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बने तो सूत्रक्रमी विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके द्वारा उपयोग द्वारा प्रवेश करवाया जाता है? अगर आप सूत्रक्रमी यानी कि कोई भी निमेटोड है जिसे हम सूत्रक्रमी कहते हैं, विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराना चाहते हैं, आप किसी भी पौधे में जिसको कोई सूत्रक्रमी खा रहा है या गोलकृमि खा रहा है, उससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आप इसमें से क्या प्रवेश करवाएंगे? एग्रोबैक्टीरियम संवाहक, कवक, ईस्ट या खरपतवार? क्या करवाया जाता है किसके द्वारा? तो हमने बात की थी कि एग्रोबैक्टीरियम संवाहक, जिसमें हम टीआई प्लाज्मिड काम में लेते हैं, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड, हर चीज को बताने का मेरा यही है कि बार बार आपका यूज हो जाए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का यूज करके हमने गोलकृमि से निजात पाई थी। अगर आपको याद है, ये ट्यूमर फैलाता है, पौधों के अंदर इसको डाल देते हैं तो फिर कीट इसको खाते नहीं है, ठीक है, और ये बचा के रखता है, कीट प्रतिरोधी के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलें। कीट में भाई हम स्पेशली कीट में गोलकृमि, सूत्रकृमि, निमेटोड्स। नेक्स्ट की तरफ बीटी क्या है? एक जीव विष प्रोटीन है, एक प्रतिरोधक है, एक पीड़कनाशी है या उपरोक्त सभी है? जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। तो देखो बीटी जो बैसिलस थुरिंजिएसिस है उसी से बनाया हुआ एक बीटी है और उसी की शॉर्ट फॉर्म है। ये एक जीव विष प्रोटीन भी है जो बीटी जो हम नाम बोलते हैं। देखो बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थुरिंजिएसिस है। बैसिलस थुरिंजिएसिस से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है उसी प्रोटीन को हम बीटी प्रोटीन भी कह रहे हैं। तो यह एक प्रोटीन है, जीवाणु ऑप्शन में है ही नहीं एक्चुअली, इसलिए एक प्रतिरोधक है। बिल्कुल हम इसको एक प्रतिरोधक की तरह काम में ले रहे हैं। इसको जहां पे डाल देते हैं बीटी, कॉटन जैसे हमने बनाया तो उसको जो गोलकृमि है या मक्का में डाला तो उसको जो छेदक है वो नहीं खा पा रहा है, ठीक है। तो ये प्रतिरोधक के रूप में भी काम में आ रहा है। पीड़कनाशी भी है। पीड़कनाशी मतलब वही पेस्टिसाइड की तरह काम में ले रहे हैं। कीट पौधों को नहीं खाए, इसीलिए हमने इस बीटी के जो जीन है वो उसके अंदर, पौधों के अंदर डाले हुए। तो बिल्कुल ये उपरोक्त सभी चारों वाला जो डी वाला ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। सभी अपने आंसर्स देते जाए साथ साथ और प्रैक्टिस करते जाए। निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र कौन सा है?
जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? मतलब जैव प्रौद्योगिकी आप कहाँ काम में लेते हैं? उन्नत जीवों का निर्माण करना, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रोटीन कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना, या उपरोक्त सभी। तो हम क्या करते हैं भाई, पूरा डी, ये तीनों ही चीजों के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है हमने 12th चैप्टर तक आ गए हैं। 16 चैप्टर है हमारे, बचे हैं 4 चैप्टर, एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तैयारी बढ़िया चल रही है, तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और लोगों तक फैलाएं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए। और जैसा कि पहले भी कहा, ऐसे जलन नहीं कि नहीं वो देखेगा तो उसके भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे हर कोई पढ़ता है और किसे कितना याद रहता है वो उसके ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जिसके जितने भी नंबर आए हैं इस चैप्टर के अंदर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 हैं क्वेश्चन, तो आप देख लेंगे। देखो चैप्टर नंबर ये जो है 11, 12 और आगे भी, ये थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। इस पे क्वेश्चंस ज्यादातर जो है शॉर्ट टाइप के और एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। लॉन्ग में इनकी इतनी ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियोसिस या डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग जैसे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। शॉर्ट बहुत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दें कि एमसीक्यूज, जैसे मैंने कहा, एमसीक्यू भी शॉर्ट बन के आ सकता है, शॉर्ट वाला एमसीक्यू बन के भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक बन के भी आ सकता है। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी संभावना हम सोच सकते हैं? आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि जब तक मैं बातें कर रही थी। कृषि, रासायनिक आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि, आनुवांशिक आधारित कृषि या उपरोक्त कृषि। जो हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए जो संभावनाएं हम सोच सकते हैं, वो क्या संभावनाएं सोच सकते हैं? या रासायन पे आधारित कृषि करोगे, कार्बनिक कृषि करोगे, या आनुवांशिक आधारित कृषि करोगे? तो देखो, जो हम संभावनाएं सोच सकते हैं, देखो रासायन आधारित कृषि तो हम कहते हैं कि चलो जो है केमिकल का यूज करते हैं। कार्बनिक कृषि को हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हमने नया एक आयाम खोला है, वो आयाम ये खोला है कि हम आनुवांशिक आधारित कृषि करने हैं, जहां पे हम जीन्स को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, कृषि में और संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। ये दो तो पहले भी थी। नया आयाम जो हम सोच सकते हैं, संभावित कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक आधारित। हो सकता है कि डी ऑप्शन भी आपको कहीं मिले, कहीं आप ऑब्जेक्टिव देखो ऐसा और आपको लगे कि डी है। लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछना चाह रहा है कि संभावित सोच आप क्या संभावनाएं रख सकते हो वृद्धि हेतु। तो संभावनाएं हम अभी जो सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं आनुवांशिकी की। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? पारंपरिक ज्ञान से, जैव अणु और जैव संसाधन से जीन को निकालना, कि आप या तो किसी का पारंपरिक ज्ञान चुरा लो, है ना। जैव डकैती मतलब जिसको हमने क्या कहा था, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी कहा ना हमने। बायोपायरेसी क्या है, किसी का पारंपरिक ज्ञान चुराना, कोई बुक से उनकी पुरानी आयुर्वेद की उसका कोई ज्ञान आप चुरा ले, किसी के जैव अणु जैव संसाधन को चुरा ले, कोई एनिमल ऐसा कोई प्लांट या एनिमल जो किसी विशेष प्रकार का हो उसको वहां से उठा के आप यहाँ ले आए। जैव संसाधन कोई भी हो सकता है, कोई प्लांट, कोई केमिकल जो उसी कंट्री में पाया जा रहा है, आप उसकी बिना परमिशन के, बिना उसके किसी लीगल प्रोसेस के अगर आप उसको वहां से ले आते हैं तो उसे हम बायोपायरेसी या जैव डकैती कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये चारों जो तीनों ऑप्शन है वो सही रहेंगे, तो डी वाला हमारा क्या रहेगा, सही। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोफिलस बैक्टीरिया से निष्कर्षित ताप स्थिर एंजाइम है? इससे पहले वाले चैप्टर में भी था ये, तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बता देंगे। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या डीएनए लाइगेज। बताइए कौन सा है जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया से लिया गया है? डीएनए पॉलीमरेज लिया गया है, जिसे हम टेक पॉलीमरेज भी कहते हैं, है ना। एक्वेटिकस से लिया गया है, थर्मोफिलस एक्वेटिकस से, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी टिका रहता है। ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जिसे संवाहक के रूप में पौधों में जीन का प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया जाता है।
एजोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस, बैसिलस तुरंजियसिस या ई कोलाई। ऐसा कौन सा है जिसको एज अ वेक्टर, संवाहक का मतलब वेक्टर, वाहक के रूप में हम काम में ले सकते हैं? तो देखो, एजोबैक्टर हमने नहीं पढ़ा, बीटी कॉटन तो हम बीटी कॉटन का जीन प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा वेक्टर के फॉर्म में उसको काम में नहीं ले रहे। ई कोलाई को हम लेते हैं, लेकिन ई कोलाई तो बहुत जगहों पे काम में आता है। यहाँ पे जो पूछ रहा है स्पेशली ऐसे जीवाणु जो पौधों में जीन प्रवेश कराने के लिए, तो हमने पढ़ा है कि पौधों में जीन प्रवेश करवाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? टीआई प्लाज्मिड का बैसिल एग्रोबैक्टीरियम यानी कि टीआई प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं, जिसको हम टीआई डीएनए भी कह रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड भी कह रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस, ठीक है। ई कोलाई को हम होस्ट की फॉर्म में भी काम में लेते हैं। ई कोलाई लेते हैं, मुझे पता है, मैंने इसे बलिका बकरा कहा है, लेकिन स्पेशली हमें एनसीईआरटी के अंदर बोला हुआ है कि पौधों के लिए अगर हम डायरेक्ट जीन प्रवेश कराना चाहते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस को यहाँ पे तो आपको प्लाज्मिड में घुसाना पड़ेगा, फिर उसको होस्ट सेल के अंदर डालना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आप पौधों में डाल सकते हो, ठीक है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलें, बीटी यानी आविश यानी कि जो टॉक्सिन है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, मैम टॉक्सिन क्या होता है? एक क्वेश्चन में, बेटा टॉक्सिन का मतलब होता है विषाक्त, विषैला, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आविश, ठीक है। किससे प्राप्त होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बीटी क्या था? बीटी अभी थोड़ी देर पहले बोला, बीटी मतलब बैसिलस तुरंजियसिस। बैसिलस तुरंजियसिस से ये टॉक्सिन प्राप्त हो रहा है, और बैसिलस तुरंजियसिस एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? ए यानी कि प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में कौन कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? थाइमिन, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन या राइबोफ्लेविन। तो अभी बात की हमने कि गोल्डन राइस में, देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये सारे आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, ठीक है, चाहे मॉडल पेपर में चाहे एग्जाम में। तो यहाँ पे गोल्डन राइस क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, और यहीं पे हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? विटामिन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। बीटी आविश के रखे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते, क्यों? ये पूछ रहा है कि बीटी आविश जो टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन या बीटी पॉइजन, वो बैक्टीरिया के अंदर रहता है, लेकिन उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? इसके बारे में हमने पढ़ा था। आविश निष्क्रिय होता है क्योंकि उसके अंदर जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव होता है। जीवाणु आविश के प्रति प्रतिरोधी होता है। जो बैक्टीरिया है, जैसे कि बीटी जो है वो किसके अंदर है? बीटी बैसिलस तुरंजियसिस के अंदर। तो बैसिलस तुरंजियसिस क्या उसके प्रति रेजिस्ट है? उसके में कोई एंटी बॉडी है, ऐसा कुछ है, इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आविश अपरिपक्व है क्योंकि टॉक्सिन जो है इमैच्योर है, या आविश जीवाणु की विशेष थैली में मिलता है कि जीवाणु के अंदर ये जो टॉक्सिन है वो अलग से कोई थैली में पाया जाता है, इसलिए उसको नहीं मार पाता। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये जो बीटी है, बीटी टॉक्सिन, ये बीटी बैसिलस तुरंजियसिस के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि बैसिलस तुरंजियसिस के अंदर उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। उसके अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और जैसे ही वो कीट में जाता है तो जो कीट उसको खाता है, जब उसमें जाता है तो वहां पे उसको क्षारीय माध्यम मिल जाता है। जब कीट इसको खा लेता है, टॉक्सिक को, या उस पौधे को खा लेता है, तो उसके अंदर ये टॉक्सिक जाता है, उसे उसके इंटेस्टाइन में क्षारीय माध्यम मिल जाता है, इसलिए वहां पे जाके ये एक्टिव हो जाता है और उस कीट को मार देता है। जीवाणु को इसलिए नहीं मारता क्योंकि वहां पे उस समय वो इनएक्टिव फेज में रहता है, उसे क्षारीय माध्यम नहीं मिल पाता, ठीक है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया हुआ है कि बीटी टॉक्सिन जो है बैसिलस तुरंजियसिस को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो ये पूरा आंसर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। आविश प्रोटीन का नाम बताइए जो बैसिलस तुरंजियसिस द्वारा बनाया गया है। बता सकते हैं आप? ट्यूबुलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन या उपरोक्त सभी, ठीक है। वही सवाल
अलग तरह से। हमने अभी बात की कि बीटी टॉक्सिन पाया जाता है। बीटी टॉक्सिन को जो बीटी टॉक्सिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। 2-3 चीजें आप ध्यान रख ले। ये जो बीटी टॉक्सिन है, देखो ये बात तो हम समझ चुके हैं कि कोई भी चीज बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो रसायन है, वो एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन और फिर रासायन बनता है। रासायन भी क्या होते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो ये जो रासायन है बीटी टॉक्सिक, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन जिस जीन से बनता है उस जीन का नाम है क्राई जीन। ये बच्चों को अभी तक कई बच्चों को कंफ्यूजन है, ये क्राई जीन प्रोटीन और ये क्या है। अब समझ में आया। बीटी टॉक्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये एक विषाक्त पदार्थ है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये प्रोटीन जिस जीन से बनता है उस जीन का नाम क्राई जीन है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटी टॉक्सिक क्या है, जो प्रोटीन है वो एक प्रकार का क्राई प्रोटीन है। नेक्स्ट की तरफ चलें। बटरफ्लाई कैटरपिलर हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रक एजेंट के रूप में काम में आता है। एक बटरफ्लाई की कैटरपिलर है, वो एक पौधे को खा जाती है, वो उसको नहीं खा पाए इसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, बैसिलस थुरिंजियसिस, सैक्रोमाइसिस, स्टेप्लोकाइलोकोकस और साइनोबैक्टीरिया। तो बस वही कहानी चल रही है, बैसिलस थुरिंजियसिस यूज किया हमने। वो कैटरपिलर जैसे ही पौधे को खाती है उसका क्षारीय माध्यम आ जाता है और वो एक्टिव हो जाता है और वो कैटरपिलर मर जाती है, बीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, सोयाबीन, मक्का, गोल्डन राइस या खीरा। तो हमने ट्रांसजेनिक सोयाबीन बना दिया है, हमने ट्रांसजेनिक मक्का भी बना दिया है, गोल्डन राइस का नाम आपने सुन ही लिया है। हमने क्या नहीं बनाया है, हमने खीरा नहीं बनाया है अभी तक। ठीक है, ट्रांसजेनिक खीरा नहीं बनाया है। नेक्स्ट की तरफ चलें। क्राइजीन या बॉल कृमि से किस फसल को बचाया गया है, बॉल कृमि। ठीक है, बॉल वर्म भी कहते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर। तो कपास, आम, चाय या गेहूं, किससे बचाया, किसमें हमने डाला था, तो ये बॉल कृमि जो है, बॉल वर्म, वो किसको नुकसान पहुंचा रहा था, कपास को। तो हमने उसमें बैसिलस डाल दिया, बैसिलस का जीन डाल दिया, क्राई प्रोटीन बना दी, तो हमने बीटी कपास बना दिया। ठीक है, बीटी कपास, बीटी कॉटन। नेक्स्ट की तरफ चलें। अच्छा, इसमें भी बच्चों की बीटी कपास क्या है भाई, जो बीटी वाला टॉक्सिक का जीन था, क्राई जीन, वो हमने कपास के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो उससे जो कपास बना है नया वाला, वो बीटी कपास है। नेक्स्ट की तरफ, बीटी टॉक्सिक के बारे में क्या सच है। ये बहुत बार देखो आप सवाल देखो, बीटी कॉटन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं सब, बीटी, बैसिलस, अलग अलग तरह से बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बैसिलस के अंदर एंटीटॉक्सिक होता है, क्या सच है ये बताना है। निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन कीट की आंत्र में सक्रिय हो जाता है। बीटी प्रोटीन टॉक्सिक बैसिलस में सक्रिय रहता है। सक्रिय टॉक्सिन पीड़क के अंडाशय में जाकर प्रजनन में बाधा पहुंचाता है। क्या करता है ये, तो आपको अभी जस्ट मैंने समझाया कि ये निष्क्रिय रहता है किसके अंदर, बैसिलस के अंदर, बैसिलस बैक्टीरिया के अंदर, बैसिलस थुरिंजियसिस के अंदर। तो ये निष्क्रिय रहता है। जैसे ही ये कीट की आंत में जाता है, इसको क्षारीय माध्यम मिलता है और ये सक्रिय हो जाता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। ये वाला गलत है, सक्रिय नहीं रहता है बैसिलस के अंदर। बैसिलस मतलब बैसिलस थुरिंजियसिस, उसके अंदर तो इनएक्टिव रहता है, अभी बात की हमने, निष्क्रिय है इसके अंदर, सक्रिय नहीं है। एंटीटॉक्सिक भी नहीं है उसके पास, बैसिलस के पास, उसके पास कोई इसका प्रतिरोधी नहीं है, अभी बात की थी, इसके पास भी कोई प्रतिरोधी नहीं है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जीन होते हैं। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप हम बना रहे हैं उसमें क्या होता है, नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जीन हो सकता है, एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी के लिए जीन हो सकता है, एंटीबायोटिक्स के लिए एंजाइम के निर्माण में हो सकता है। तो अगर हम कोई फसल बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं, तो हम उसका मोटो कुछ भी हो सकता है। या तो हम नया प्रोटीन संश्लेषित करना चाहते हैं, हम किसी के लिए उसको प्रतिरोधी बनाना चाहते हैं,
या फिर कोई एंजाइम का निर्माण करना चाहते हैं। जो भी हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से हम ट्रांसजेनिक फसल बनाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चन कई बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए इन पे स्पेशली ध्यान दें कि हमारा मोटो फसल बनाने का जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमें कोई प्रतिरोधी बनाना है, हमारे और भी कई उद्देश्य हो सकते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के। ये देखो, ये तो आया हुआ भी एक मॉडल पेपर के अंदर भी आया था। इसमें कौन क्राई जीन फसल को छेदक से बचाता है? देखो छेदक पूछा है, छेदक मतलब बोरर। बोरर किसमें था भाई? क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB और इनमें से सभी। तो दो पढ़े हैं हमने, एक तो हमने पढ़ा है बॉलवर्म जो अभी आया भी था थोड़ी देर पहले, बॉलवर्म जिसको हमने कहा बोल कृमि। ये किस में होता है? ये किस में होता है? ये कपास में होता है। बोल कृमि जो है वो कपास की जो कॉटन बॉल होती है उसको खा जाता है। मैंने आपको याद भी कराया, देखो कपास में कैसा होता है, कपास बॉल की तरह होता है, ऐसे उगता है तब, है ना, बॉल की तरह दिखता है कपास। तो कपास में बोल कृमि होता है, ठीक है। जबकि मक्का में क्या होता है? छेदक होता है, छेदक कृमि होता है इसके अंदर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉर्न बोरर कहते हैं इसको। ये छेद कर देता है मक्के के अंदर, ये मक्का में होता है, इसीलिए इसका नाम कॉर्न, आगे देखो कॉर्न लगा हुआ है, कॉर्न बोरर कहते हैं इसको। तो छेदक मक्का में होता है। इसको जो बचाता है उसके लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए, जिसको बचाने के लिए जो हम डाल रहे हैं बीटी से निकाल के, वो दो है। एक तो है क्राई 1AC और क्राई 2AB, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक है, क्राई 1AB। ये आया हुआ भी है मॉडल पेपर के अंदर, किसी एक मॉडल पेपर के अंदर हमने किया था। तो भाई ये छेदक के लिए पूछ रहा है, छेदक के लिए क्या है? क्राई 1AB है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आ सकता है दोबारा। देखो मॉडल पेपर में से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं। गोल्डन राइस में किस विटामिन का स्थानांतरण किया गया है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन BC या विटामिन डी? गोल्डन राइस में क्या किया हमने? विटामिन ए का किया है, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है, देखो आ ही गया है, अब तो दे दोगे, बॉल वर्म, ठीक है। किससे होता है भाई? कपास के अंदर। क्राई AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB, क्राई 1AC और क्राई 2AC, तो दोनों से होता है। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बात करके आए, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता है बैसिलस सब्टिलस, सूडोमोनास प्रजाति, एस्चेरिचिया कोलाई या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस? कौन है भाई आनुवंशिक अभियंता? अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है। हिंदी में अभियंता मतलब इंजीनियर से रिलेटेड चीज, मैकेनिकल। तो भाई हमने किसको यूज करा हुआ है? प्राकृतिक रूप से हम किसका यूज करते हैं? जो है जीन को डालने के लिए। तो अभी जैसे हमने बात की है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस यानी कि TI को हम क्या करते हैं? एज अ इंजीनियर काम में लेते हैं, TI है ये। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चले। तेल अधिप्लावलता, देखो ऐसे क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, ये हमने क्लास में पढ़ा है, ये क्वेश्चन किया भी है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हमारा ध्यान कम जाता है और कई बार एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि NCERT और हर एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो आप इंपॉर्टेंट करते रहते हो, कई बार इंपॉर्टेंट नहीं आता, ठीक है। कई बार ऐसी चीजों को एग्जामिनर उठा लेता है जो उसको पता होता है कि बच्चे इंपॉर्टेंट की तरफ भाग रहे हैं, वो वहां से चीज उठा लेता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं आई हुई है, ठीक है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है। तेल अधिप्लावन यानी कि छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीव स्पीशीज किसकी है? स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, जेंटोमोनास या बैसिलस? बताओ। देखो ये हमने पढ़ा है लास्ट में हमने छोटे मोटी चीजें पढ़ी थी, उसके साथ पढ़ा था जैव प्रौद्योगिकी को। बड़े में तो हमने BT कॉटन, RNA इंटरफेरेंस ये सब पढ़ लिया।
छोटे में हमने पढ़ा था कि जब समुद्र के अंदर, मैंने आपको समझाया था कि जो शिप्स जाती हैं ऑयल वगैरह लेके, पेट्रोल वगैरह लेके जल में, तो वो उनसे तेल लीक होता रहता है, ऑयल लीक होता रहता है। और ऑयल आपको पता है जल प्रदूषण का कारण है उस पे। तो वहां पे क्या किया हमने, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को काम में लिया है। ये स्यूडोमोनास क्या करता है, इस तेल को धीरे धीरे विघटित करता रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ए वाला जो है वो हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। सूक्ष्म जीव की स्यूडोमोनास हम यूज करते हैं तेल छलन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस पे ध्यान कम जाता है। नेक्स्ट की तरफ, पौधों में निमेटोडा से होने वाले रोगों को जैविक नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ। अब देखो यहां ऑप्शन खतरनाक है, पाइसोलिथियम टिक्टोरियस, स्यूडोमोनास सेपिसिया, ग्लाइकोक्लेडियम वायरस या पैसिलियोमाइसिट लिलियसिन। ठीक है, अभी तक हम बीटी करते आ रहे थे, बैसिलस तुरेंजियसिस ऑप्शन ही नहीं है। ये समझ गए बच्चे कहां से आया होगा, कहां से आया होगा ये सवाल, किसका सवाल है ये, बिल्कुल बिहार। पौधों में निमेटोडा से होने वाले रोग, अगर कोई पौधों के अंदर निमेटोड रोग है तो हम उसको किससे सही कर पा रहे हैं। तो अभी हमने बात की कि भाई हम जो मेलेडोगाइनिन है उसके लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया हुआ है। ठीक है, मेलेडोगाइनिन एक निमेटोड था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे एक नया शब्द जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, और वो है पैसिलियोमाइसिस लिलिसियंस को काम में ले रहे हैं हम। क्या करने के लिए, उसको जैविक नियंत्रण में काम में ले रहे हैं। अगर ऑप्शन कुछ इस प्रकार के देखने को मिले आपको तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी बैसिलस तुरंजियसिस और आरएनए इंटरफेरेंस का ही एक पार्ट है। एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, कायिक भ्रूण, बहु भ्रूण, ए बी और दोनों। कृत्रिम बीज कैसे बनाए जाते हैं, कृत्रिम बीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था हमने, कृत्रिम बीज के नाम लिखो ऐसे, है ना, उसमें दो नाम भी लिखने को बोला था हमने, लिखे थे। तो भाई कैसे बनाए जाते हैं, कायिक भ्रूण से भी बना सकते हैं, बहु भ्रूण से भी बना सकते हैं, दोनों से हम कृत्रिम बीज, कृत्रिम बीज का मतलब आर्टिफिशियल सीड्स बना सकते हैं। किससे, या तो हम वेजिटेटिव कुछ करवा लें, वेजिटेटिव एम्ब्रियो बना ले, वही जायगोट के 2 टुकड़े कर ले, या एक से ज्यादा भ्रूण बना ले, तो ये सब कृत्रिम बीज के निर्माण से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवर सेवर, ये तो आपको पता ही होगा क्या है, बताओ। पीड़कनाशी है, चूजों की प्रजाति है, पारजीवी टमाटर है या कीटनाशी है। तो इससे क्लास जो चैप्टर नंबर 11 था उसमें भी हमने किया था कि फ्लेवर स्लेवर क्या है, एक ट्रांसजेनिक टमाटर है। क्या खासियत है इसकी कि ये जल्दी नहीं पकता, इसका फ्लेवर बरकरार रहता है। और फ्लेवर सेवर का मतलब यही है कि इसको फ्लावर सावर भी लिखा हुआ है कई जगह, इसीलिए दोनों चीजें याद रखें। टमाटर है ये एक प्रकार का। नेक्स्ट की तरफ, इंसुलिन उत्पादन और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज के स्तर के लिए उत्तरदायी है। यह यौगिक निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। इंसुलिन क्या है बताओ, ये सीधा सा पूछ रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन है, उसका मीनिंग यही है कि इंसुलिन क्या है। एक सह एंजाइम है, एक एंटीबायोटिक है, एक एंजाइम है या हार्मोन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ऐसा ही एक सवाल हमने देखा था ह्यूमिलिन के लिए, ह्यूमिलिन क्या है ऐसे पूछा हुआ था, है ना, एमपी बोर्ड के पेपर में शायद आया था क्वेश्चन। तो ह्यूमिलिन भी एक हार्मोन ही है, इंसुलिन का ही बनाया है ह्यूमंस ने, इसलिए ह्यूमंस के लिए पहला बनाया हुआ इंसुलिन है, इसलिए इसको ह्यूमिलिन कह रहे हैं। है तो दोनों ही हार्मोन। कहाँ से आता है ये, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बीटा सेल से, ये भी याद रखें। लेगरहैंस की जो द्वीप कोशिकाएं हैं उनकी बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, नोट कर ले कहीं। नेक्स्ट की तरफ चलें, प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता क्या है। क्या होती है प्रोटीन की विशेषता, ईथर बंधन होते हैं, एस्टर बंधन होते हैं, पेप्टाइड बंध होते हैं या उपरोक्त सभी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो कौन से प्रकार के बंध होते हैं इसमें, पेप्टाइड्स। नेक्स्ट है, मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला गया था।
बात की थी हमने कि जब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी से ह्यूमिलिन नहीं बनाया था, उससे पहले हम कहाँ से इंसुलिन निकाला करते थे? पिग से, यानी सुअर से, बकरी से, मुर्गा से या भैंस से। तो मैंने आपको बताया था कि पिग से हम इंसुलिन निकालते थे और उसको हमारे लिए यूज करते थे, लेकिन कई इंसानों में इसके लिए एलर्जी हो जाती है, वो सूट नहीं करता था, उनको एलर्जी हो जाती थी। उसके बाद फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ, जीन चिकित्सा, जिसको जीन थेरेपी भी बोलते हैं। जीन थेरेपी का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? 1990 में, 2000 में, 1980 में, 1890 में या 1999 में? तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये ईयर याद रहता है हमेशा, क्योंकि मेरा बर्थ ईयर है। 1919 के अंदर जीन थेरेपी यूज की गई थी एडीए के लिए। एक बच्ची जिसको मैंने आपसे कहा था कि उसको एडीए की डिजीज थी, है ना, एडिनोसिन डायमीन डिजीज थी उसको, उसके लिए जीन थेरेपी यूज की गई थी। ठीक है, यहां पे सबसे पहले यूज किया गया था। ये डिजीज भी आपको याद रखनी है, करी है हमने जीन थेरेपी के अंदर। मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग कौन सी बीमारी के लिए करते हैं? एड्स के लिए, कैंसर के लिए, एम्फासीमा के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो ये भी याद रखनी है आपको भाई। एम्फीसीमा या एम्फासीमा जिसको कहते हैं, एम्फासीमा क्या होता है? लंग्स से जुड़ी हुई डिजीज है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, क्लास 11th में पढ़ा होगा वैसे आपने ये। एम्फीसीमा क्या होती है? धूम्रपान जो करते हैं उनके लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, है ना, फाइब्रोसिस हो जाता है, पस फॉर्म हो जाता है उसके अंदर और सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं एम्फीसीमा या एम्फोसीमा। ठीक है, नेक्स्ट, धूम्रपान से ज्यादा होता है। सवाल आ गया है जो मैंने उस टाइम नहीं बताया था कि कौन सा थियामिन विटामिन है? थियामिन किसको कहते हैं? विटामिन B1 को, विटामिन B2 को, विटामिन B6 को या विटामिन B12 को? तो B6 और B12 आपको बता दिया, कोबामेलिन है, B6 जो है पैराडॉक्सिन है और B2 जो है वो हमने वहां पे देखा नहीं था, और B1 जो है वो क्या है? इसीलिए बताओ भाई क्या है थियामिन? तो थियामिन जो है वो होता है B1। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थियामिन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। किसी आनुवंशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दुरुस्त किया जाता है? एलोपैथी से, शल्य चिकित्सा से, जीन थेरेपी से या अन्य से? तो बस यही आनुवंशिक रोग है, उसके लिए हमारे पास क्या पद्धति है? जीन चिकित्सा, जिसको जीन थेरेपी बोलते हैं, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? देखो ये तो पुराने मेथड्स हो गए, नए की बात करनी है हमें, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? ये भी एमपी बोर्ड के अंदर शॉर्ट में आया हुआ है, शायद फिलिंग द ब्लैंक्स या शॉर्ट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, हमने जो एमपी बोर्ड का पेपर किया था। कॉरेनबर्ग, स्वामीनाथन, रिचर्डसन या सेंगर? और यहाँ पे देखो एमसीक्यूज की फॉर्म में किसने की थी? इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज जो है वो सेंगर ने की थी। स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूं, आ चुका है किसी और तरीके से, तो भाई डी जो है वो सेंगर है। और इसको बनाया किसने था इंसुलिन को? सबसे पहले एली लिली कंपनी ने, एली लिली कंपनी ने सबसे पहला मानव इंसुलिन बनाया था, जिसको ह्यूमिलिन नाम दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी का नाम है, आदमी नहीं है ये। ठीक है, अल्कोहल उद्योग में उत्पन्न बैक्टीरिया का नया स्ट्रेन कौन सा है? निशान टिक कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल उद्योग में कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हो? ई कोलाई, सैक्रोमाइसिस, बैसिलस सब्टाइलिस या स्यूडोपुटिका? बताओ, इजी है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ के आए, उससे पहले सूक्ष्म जीवों की उपयोग वाले चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 10 है शायद, उसके अंदर भी पढ़ा था हमने कि जो अल्कोहल है उसके लिए सैकेरोमाइसिस यानी कि ईस्ट का यूज किया जाता है। पूरा नाम क्या है इसका? सैकेरोमाइसिस या माइसिटीज सेरेवेसी। नेक्स्ट है किसी शुगर रोग या एक्चुअली शुगर बोलना चाहता है लेकिन लिखा हुआ ऐसा ही था मॉडल पेपर में, इसलिए मैंने वही रहने दिया है। शुगर रोग, कई बार बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है।
रोग व्यक्ति में इंसुलिन को सीधे तौर पर मुख द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें भाई जो भी इंसुलिन होती है वो आपको पता है डायरेक्टली मतलब इंजेक्शन उसके लगाए जाते हैं, ओरली उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो देखो मैंने आपको जो क्लास के अंदर बताया था रीजन वो ये था कि ओरली इसलिए नहीं देते क्योंकि जो इंसुलिन अगर हमारे स्टमक के अंदर डायरेक्टली जाता है तो हमारे स्टमक के जो HCl हैं या जो एंजाइम है वो उसको वहीं डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको, तो फिर वो ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाता और अपना काम नहीं कर पाता, जो कि उसका एक्चुअल काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का। ये रीजन है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन है सी पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, पॉलीपेप्टाइड या कोई नहीं। तो अब यहाँ पे हम हमारा आंसर चेंज करेंगे, ठीक है, वो रीजन तो है ही, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ कहेंगे कि भाई डायरेक्टली ओरली इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जो इंसुलिन है उसमें ए और बी दो श्रृंखलाएं होती है। तीसरी वाली जो श्रृंखला है जिसको हमने कहा था, जिसको हम निकालने में दिक्कत आ रही थी, सी पेप्टाइड वाली, फिर हमने उसको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया। तो उसमें एक श्रृंखला होती है जिसे बोलते हैं सी पेप्टाइड, उसका क्या नहीं होता, अगर हम ओरली देंगे उसको तो हमें सी पेप्टाइड उसके साथ जोड़ के देना पड़ रहा था, ठीक है, और आगे जाके वो इंसुलिन जैसा काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमने फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उस सी पेप्टाइड को हटाया और ए बी पेप्टाइड वाला इंसुलिन बनाया, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन है तो है, और बाकी सारे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन यहाँ पे सही हो नहीं सकता, ठीक है, सी पेप्टाइड। नेक्स्ट की तरफ चलें। पश्य विषाणु यानी रेट्रोवायरस सामान्यतः जंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है? जो हमारा रेट्रोवायरस होता है क्या करता है वो? लिवर कोशिका, मृत कोशिका, कैंसर कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो रेट्रोवायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं? कैंसर पैदा करते हैं। लेकिन हम इसका अच्छा यूज क्या कर रहे हैं? हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं जंतु कोशिकाओं में जीन को ट्रांसफर करवाने में। ये बात भी हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 11 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा उपयोग किया जाता है? बायोरिएक्टर, इंसुलिन, टेस्ट ट्यूब या पेट्रीपेट्स? बताओ, मधुमेह रोगियों के लिए क्या यूज कर रहे हैं भाई? इंसुलिन यूज कर रहे हैं, सिंपल सा है, बी वाला। नेक्स्ट है अनुप्रवाह संसाधन में शामिल है। अनुप्रवाह जो आपको बताया था डाउनस्ट्रीम। हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, मुझे पता है, और लेकिन चैप्टर नंबर 12 और 11 आपस में कनेक्टेड हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी से। तो कई बार चैप्टर नंबर 12 में 11th के क्वेश्चन भी है, 11th वाले में 12th के क्वेश्चन भी है, ऐसा मिलाओ मिजुलू के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान दे। ये डाउनस्ट्रीम यानी कि अनुप्रवाह संसाधन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसके अंतर्गत जो प्रोटीन या एंजाइम जो भी आप बना रहे हैं दवाई बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, उसका लास्ट स्टेप ये है कि उसको मार्केट में भेजने से पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग, प्रसाधन का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नाम दिया था ना हमने, संसाधन दिया था। उसमें पहले उस दवाई का टेस्ट किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, उसकी टेस्टिंग, पैकिंग सब ये किया जाता है। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है वो है पृथक्करण यानी कि आइसोलेशन, शोधन का मतलब उसको शुद्ध करते हैं, है ना, कोई गंदगी है उसके अंदर मिलावट है तो उसको हटाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास ये सही रहेगा। ए और बी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के ही हिस्से हैं। उत्पादन नहीं आएगा। देखो कई बच्चों को अगर लग रहा है कि उत्पादन तो पहले ही कर चुके हैं, उत्पादन के बाद की चीज है ये। ऐसा नहीं कल को आपको उत्पादन इधर दिया और सभी ऑप्शन दिया हो तो आप वो टिक करें, उत्पादन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा छोटी पॉलीपेप्टाइड मानव इंसुलिन में पाया जाता है? छोटी पॉलीपेप्टाइड मानव इंसुलिन में ए और बी, ए सी, बी और सी। इनडायरेक्ट वे में ये पूछ रहा है कि इंसुलिन के अंदर कौन सी दो पेप्टाइड्स होती हैं, तो आपको पता है ए और बी होती है, सी तो होती नहीं है, निकाल देते हैं, सी तो निकल जाती है, नेचुरली जब बनता है तब भी निकल जाती है और हम जब बनाते हैं तब भी निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। निम्न में से कौन सी विधि के द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है? मूत्र विश्लेषण, रक्त विश्लेषण, पीसीआर और इनमें से कोई नहीं। तो हमने आणविक निदान पढ़ा था, हमने कहा था आणविक निदान के अंदर हम पीसीआर, एलिसा और प्रोब ऐसी चीजों का यूज करके डायग्नोज करते हैं, रोग को निदान करते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना चाहते हैं, शुरुआती स्टेज में, तो हम उसको क्या कर दें, पीसीआर मेथड से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डीएनए को, ताकि हम आसानी से, जो छोटा सा था वो ज्यादा हो जाएगा और फिर हम उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। ठीक है, पीसीआर जनरली इसका उपयोग एचआईवी के लिए करते हैं। जीवाणु और विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग का पता करने के लिए उपरोक्त एलिसा विधि, ठीक है, एलिसा अभी जस्ट मैंने बोला ही था, ये किस पे आधारित है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया पे, प्रतिजन क्रिया पे, प्रतिरक्षी क्रिया पे, या इनमें से कोई नहीं। तो एलिसा टेस्ट जो है वो किस पे आधारित होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे आधारित होता है, यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी। थोड़ा सा मैं आपको याद करा देती हूँ कि हम एंटीबॉडी डालते हैं, है ना, एंटीजन डालते हैं और एंटीजन से फिर उसके ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं तो वो उससे कंबाइन हो जाते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं। तो अगर एंटीबॉडी और एंटीजन वहां पे बाइंड हो जाते हैं तो हमें एक प्रकार का कलर मिलता है, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार का। उससे हम पता करते हैं कि भाई ये पॉजिटिव टेस्ट है या नेगेटिव टेस्ट है। कोरोना में भी किया गया है ये टेस्ट। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई वायरस है या बैक्टीरिया है तो उसके एंटीबॉडी हमारे अंदर होंगे। तो हम ये टेस्ट करते हैं इसके अंदर कि हमारे अंदर एंटीबॉडी है या नहीं है। अगर एंटीबॉडी होंगे इसका मतलब वो वायरस भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लेट के अंदर हम एंटीजन ले लेते हैं। अब ये एंटीजन क्या होते हैं, ये एंटीजन जैसे हम एचआईवी टेस्ट करना चाहते हैं तो एचआईवी का एंटीजन ले लेंगे, मतलब एचआईवी के वायरस के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन आपको पता है हर वायरस का, बैक्टीरिया का पर्टिकुलर होता है, तो हम एंटीजन ले लेंगे, फिर हमारा ब्लड या सीरम उसके अंदर डालेंगे। तो अगर हमारे अंदर एचआईवी है तो हम उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बने होंगे। जब हम ब्लड को डालते हैं और अगर उसके अंदर एंटीबॉडी है तो वो इससे अटैच हो जाएंगे, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा बॉन्ड बना लेते हैं। फिर हम इसको वॉश करते हैं। तो अगर हमें एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन के कुछ सिम्टम्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि कलर से पता चलते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, पूरी हमें पढ़नी नहीं है, एनसीईआरटी में पूरी एलिसा टेस्ट दिया हुआ नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है आपको। तो हमें पता चल जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे मौजूद है, एंटीजन और एंटीबॉडी, इसका मतलब हमें वो बीमारी है। और अगर वो बीमारी नहीं होगी तो यहाँ पे एंटीबॉडी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्लड के या सीरम के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, खाली मिलेंगे हमें। धोने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एंटीजन मिलेंगे। ठीक है, तो वो नेगेटिव टेस्ट हो जाता है। तो ए जो है यहाँ पे इसका सिद्धांत है। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, हमने क्लास के अंदर इसको देखा नहीं है लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखें, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के कैटेगरी का, और अच्छा भी है, समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली। किसी हत्या या मर्डर की जगह खून के धब्बे मिले, यदि डीएनए प्रोफाइल करना हो तो जांच के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त क्या रहेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। थोड़ा सा दिमाग देखो, डीएनए टेस्ट करना है आपको। एक्चुअली में ये डीएनए प्रोफाइल मतलब आप डीएनए टेस्ट करना चाहते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना चाहते हो। मर्डरर का आपको वहां पे ब्लड सैंपल मिला है, बाल मिले हैं, जो भी मिला है, ब्लड कह रहा है, ये ब्लड मिला है आपको। तो अगर आप उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना चाहते हो तो आप ब्लड में से क्या चीज देखोगे? ब्लड तो भाई बहुत सारी चीजें, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, क्या चेक करोगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? बताओ, दिमाग देखो। हमें क्या करना होता है? डीएनए टेस्ट करना है। डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए केंद्रक में रहता है। तो हमें यहाँ ये पता करना है कि इनमें से किसके पास केंद्रक है, क्योंकि आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। प्लेटलेट्स के अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं होता वही न्यूक्लियस। प्लाज्मा के अंदर भी नहीं होता, प्लाज्मा में तो सेल ही नहीं होती। प्लाज्मा तो कहते हैं किसको है? बिना सेल का होता है, जो है ना ब्लड में ये सारी सेल्स निकाल दो, प्लेटलेट्स निकाल दो, प्लाज्मा आरबीसी निकाल दो, डब्ल्यूबीसी निकाल दो तो प्लाज्मा बनता है, ऐसा हम कहते हैं। कुछ मात्रा में डब्ल्यूबीसी जरूर होते हैं लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं ई सेल्यूलर होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो अगर हमें डीएनए चाहिए तो हमें डब्ल्यूबीसी को चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैची क्या है? ये तो आप बता देंगे, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज या रिस्ट्रिक्शन। किसको कहते हैं आणविक कैची? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि प्रतिबंधी या प्रतिबंध एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आणविक कैची। नेक्स्ट है, पौधों में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी सीधा सा है, सामने आपको आंसर दिख रहा है, ज्यादा मैं इस पे अब डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत बार ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट है, 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक व प्रतिजैविक पदार्थ है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है और प्रतिजैविक पदार्थ कौन सा उन्होंने खोजा था वो भी। फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्लेमिंग पेनिसिलिन, वॉक्समैन पेनिसिलिन या वॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सबसे पहले 1928 में जो फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, वो भी अचानक हुई थी। ठीक है, इसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट की तरफ चलें। प्रतिज्ञामक जिसको एंटीकोगुलेंट हिरुडीन में पाई जाती, हिरुडीन पाई जाती है। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है पहले तो ये समझो, इसको प्रतिस्कंदन भी कहते हैं। ऐसा प्रोटीन है ये जो ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, इसको प्रतिस्कंदनकारी भी कहते हैं। तो ये हिरुडीन जो है एक केमिकल है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। ये किस में होता है? सर्प में, छिपकली में, जोक में या बिच्छू में? तो भाई सिंपल सा है, आपको पता है जोक जिसको हम क्या बोलते हैं? लीच बोलते हैं। ये लीच क्या करती है? ये मनुष्य में चिपक जाती है और खून चूसती है। लेकिन हमारे ब्लड की एक क्वालिटी है कि वो जैसे ही बाहर आता है वो थक्का बन जाता है, कोगुलेट हो जाता है ना, जिसको हम ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, क्लॉटिंग भी बोलते हैं। तो वो हो जाता है। अगर जोक ऐसे ब्लड चूसेगा तो भाई ब्लड तो बाहर आती है, क्लॉट हो जाएगा, तो वो अच्छे से उसके अंदर जा नहीं पाएगा। तो ये हिरुडीन क्या करता है? पहले जोक का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होगा, हिरुडिनेरिया है इसका साइंटिफिक नेम। तो हिरुडिनेरिया यानी जोक क्या करता है? एक केमिकल सिक्रीट करता है हिरुडीन, ये ब्लड के अंदर जाता है और उसका कोगुलेशन रोक देता है ताकि ब्लड आराम से वो सक कर सके। ठीक है, अच्छा इस पे हमने क्या पढ़ा हुआ है? इस पे क्वेश्चन भी किया हुआ है वैसे तो हमने उस चैप्टर के अंदर। हिरुडीन जो है हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किससे बनाया है? तो हमने बनाया है ब्रेसिका नापा से, ब्रेसिका नेपस। ये हमने क्वेश्चन भी किया था, इसको ध्यान रखें। ब्रेसिका नेपस से हमने हिरुडीन मतलब बाहर हिरुडीन बनाया है। वैसे तो नेचुरली जोक के अंदर होता है। ऐसे ही होता है हिपेरिन, हिपेरिन का काम भी यही होता है। हिपेरिन भी ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट की तरफ चले। क्या वंशानुगत दोष एडिनोसिन डीएमिनेशन, अभी अब जस्ट हमने एक क्वेश्चन के अंदर इसकी बात की है कि कमी स्थायी उपचार किया जाता है, उसका स्थायी उपचार क्या है? एंजाइम प्रतिरक्षी चिकित्सा द्वारा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा लसिकाणु का साम्यक प्रवेश जिससे सक्रिय एडीए एवं सीडीए हो जाए, एडिनोसिन डीएमिनेशन का सक्रिय कर देना, अस्थि मज्जा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणी अवस्था में प्रवेश करवा देना। अब ये ऑप्शन जो है वो खतरनाक वाले ऑप्शन है, कुछ अलग ही प्रकार के क्वेश्चन है। हमने जब बात की थी एडीए की तो हमने कहा था कि वही अभी ईयर भी आया था 1990 में, एक बच्ची है उस पर सबसे पहले जीन थेरेपी करके इस डिजीज को जो है कम करने की कोशिश की थी। तो हमने कहा था कि एंजाइम से भी हम इसको कर सकते हैं या हम इसको बाहर से एंटीबॉडी भी प्रवेश करवा सकते हैं। दो रास्ते तो हमारे पास थे लेकिन वो इतने कामयाब नहीं है क्योंकि वो परमानेंटली इस डिजीज को दूर नहीं कर पाते। तो हमने उसके लिए फिर क्या मेथड निकाला? हमने जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे थे? जीन थेरेपी में हम उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाल रहे थे, स्टेम सेल्स को निकाल रहे थे। उन लिम्फोसाइट में हम क्या कर रहे थे? जो एडीए प्रोड्यूस करने वाला जीन था उसको डाल रहे थे। ठीक है, और फिर वो लिम्फोसाइट को वापस
उस बॉडी के अंदर, उस गर्ल की बॉडी के अंदर डाल देते थे। इसको हमने जीन थेरेपी कहा। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन अपने आप में कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ये कह रहा है अस्थि मज्जा को कोशिकाओं की आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश करवा देते हैं। ये कह रहा है कि जो स्टेम सेल्स होती है उनको हम आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में ही अगर प्रवेश करवा दें तो हम एडीए को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा स्टेप ध्यान से पढ़ेंगे और क्लास अगर आपने ली है तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे। हम स्टेम सेल्स को ले रहे थे, बिल्कुल करेक्ट, हम ले रहे थे स्टेम सेल्स को। स्टेम सेल्स मतलब वही अस्थि मज्जा से स्टेम सेल्स ले रहे थे भ्रूणीय अवस्था में, लेकिन हमने उसके अंदर एडीए का सीडीएनए प्रवेश करवाया था। सीडीएनए क्या था वहां पे मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कल भी जो हमने इससे पहले भी चैप्टर में बात की थी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसमें आरएनए से डीएनए बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। तो हम वो डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रवेश करवा रहे थे, लिम्फोसाइट्स के अंदर, और लिम्फोसाइट के अंदर प्रवेश करवा के उसका एडीए सक्रिय कर रहे थे ताकि जो सीडीएनए है वो अंदर जाके एडीए को प्रोड्यूस करे। तो बी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, डी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में थोड़े से मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बी ऑप्शन मैं यहाँ पे कहूंगी। नेक्स्ट की तरफ चले। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? जीन थेरेपी द्वारा, एंटीबायोटिक्स द्वारा, मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा, या इंटरफेरेंस का उत्पादन करके। अभी जस्ट बात की हमने एडीए वाली डिजीज को किससे दूर कर रहे हैं? जीन थेरेपी से। नेक्स्ट है हमारे पास जैव अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है। इंटरफेरोन्स, एचजीएच, टीएसएच, इंसुलिन। देखो इंसुलिन तो मधुमेह में कर रहे हैं, टीएसएच अगर हम इसका देखें तो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बोल रहा है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो हाइपोथैलेमस से आएगा। एचजीएस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में कह रहा है, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, उसका तो वृद्धि से लेना देना है, ये भी वृद्धि में मेटाबॉलिज्म से लेना देना है। जो कैंसर है उसके लिए हम इंटरफेरोन्स का काम में लेते हैं। कैंसर के उपचार हमने पढ़े थे आगे, और पहले इसे चैप्टर नंबर 9 में हमने कहा था चिकित्सकीय विधि यूज कर सकते हैं, केमिकल यूज कर सकते हैं, कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं, तो उसमें हमने इंटरफेरेंस का भी नाम लिया था। तो ए वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट में प्रयुक्त प्रतिरोधक या रीएजेंट को कहते हैं। अभी जस्ट मैंने वहां पे बात की थी कि एलिसा टेस्ट के अंदर हम उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, तो एक एंजाइम काम में लेते हैं। वो एंजाइम कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज या पैराडोक्स। जो रीएजेंट हम काम में लेते हैं वो होता है पेरोक्सीडेज। ये मैंने क्लास के अंदर क्वेश्चन करवाया था, उसी में ही समझाया था। ऐसा ही कोई क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव प्रकार का, या तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में या क्लास के अंदर, कहीं तो मैंने इसको करवाया है कि वो एंजाइम कौन सा है। शायद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर हमने इसको किया है। पेरोक्सीडेज एंजाइम या रीएजेंट काम में लेते हैं, इसको ध्यान रखें, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एडिनोसिन डीएनए की कमी से, चिकनपॉक्स के लिए, डायबिटीज मेलाइटस के लिए, या रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए। किसके लिए करते हैं भाई? जीन थेरेपी का यूज हमने किसके लिए किया? सबसे पहले एडीए बीमारी को कम करने के लिए, एडीए की कमी में जो हुआ था उसकी वजह से। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर जैव उसके डीएनए व अन्य वृहत अणुओं को मुक्त करने हेतु कौन सा एंजाइम काम में लोगे? कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का प्रयोग करते हैं, कवक की सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिन का, बाकी कोई दूसरे प्लांट है तो सेलुलोज पेक्टिनेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट है पूर्णयोगज डीएनए टीके क्या है? इम्यूनोजेनिक लिपिड है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, या एक्सोजेनिक प्रोटीन है। तो जो हम वैक्सीन यूज करते हैं वो जनरली क्या होते हैं? या तो मृत बैक्टीरिया होते हैं या मृत बैक्टीरिया वायरस के खोल होते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस के जो खोल होते हैं, अगर वायरस का खोल की बात करें तो वो क्या होता है? वो प्रोटीन से बना होता है। तो ये होते हैं इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स। या तो मरा हुआ डाल देते हैं, मरे हुए का खोल प्रोटीन डाल देते हैं, या वो मरा हुआ प्रोटीन डाल देते हैं जो बीमारी फैला रहा है, तो वो प्रोटीन्स होते हैं। इम्यूनोजेनिक मतलब प्रतिरक्षी,
प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। दूध में कौन सा डाइसेक्राइड्स होता है? मॉल्टेज, गैलेक्टेज, सुक्रेज या लैक्टोज? कौन सा होता है भाई डाइसेक्राइड? डाइसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज होती है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी बात की थी दूध वाले की। तो लैब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं दूध को किस टेम्परेचर में? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। केवल दूध को, किसी भी तरल को 100 डिग्री पे, किसी भी तरल को सेंटीग्रेड पर, 70 सेंटीग्रेड पर, या इनमें से कोई नहीं। तो पास्चुराइजेशन क्या है? लुईस पास्चर ने इस विधि को खोजा था कि अगर हम किसी भी तरल पदार्थ को हाई टेम्परेचर, वैसे तो 70 से 100 डिग्री तक का उन्होंने बताया था कि अगर हम गर्म कर दें तो मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम उसको शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा दिन तक उसको साफ रख सकते हैं, बिना बैक्टीरिया का रख सकते हैं। तो दूध में हम ये यूज़ करते हैं। आप जो पैक्ड दूध लाते हैं, पैकिंग वाला दूध लाते हैं, दही लाते हैं या कोई भी लिक्विड ला रहे हैं, तो उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। किसी भी तरल को, सिर्फ दूध को नहीं, किसी भी तरल को, दूध में तो मैंने कहा यूज़ करते हैं हम इस चीज़ को, तो 70 डिग्री पर हम जो है उसको गर्म करते हैं, उसी हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। फिर उसको ठंडा करते हैं। पहले तो हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर एकदम ठंडा करते हैं और फिर पैक कर देते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम परजीवी गाय का क्या नाम था? रोजी, बबली, हीरा या डेजी? तो ये हमने अभी जो शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें भी किया था कि जो गाय थी उसका नाम क्या था? रोजी। इसमें क्या था? अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन है वो ज्यादा था इसके दूध के अंदर, रोजी। ऐसे ही एक डॉगी के बारे में भी है। डॉगी मतलब ये क्या है? ये ट्रांसजेनिक यानी कि पारजीनी कुत्ता है। इसका भी नाम याद कर ले, हो सकता है पूछ लिया जाए। डॉगी नाम याद, वैसे तो देखो डॉग से डॉगी बनाए तो याद रह जाएगा। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? रुई, मटर, तंबाकू या फ्लेक्स? तो सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी वो कौन सी थी? तंबाकू थी, टोबैको। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या होता है? विदेशी आरएनए इसके सभी कोशिकाओं में होता है, विदेशी डीएनए इसकी सभी कोशिकाओं में होता है, विदेशी डीएनए कुछ कोशिकाओं में होता है, या बी और सी? तो देखो कोई भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोल रहा है, प्लांट भी बोलो, कुछ भी बोलो, दोनों ही चीजों पे लागू होगा। अगर हम कोई फॉरेन डीएनए आपको बताया था, वांछित जीन जिसको हम कहते हैं, वांछित डीएनए भी जिसको कहते हैं, जो हमें चाहिए, जिससे हमें जो प्रोटीन बनानी है, उसको हम कट करके सेल के अंदर डाल देते हैं, या प्लांट के अंदर डाल देते हैं, या एनिमल के अंदर डाल देते हैं। तो वो डीएनए उस ट्रांसजेनिक एनिमल की हर सेल के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि जिस सेल में आपने डाला है वो हर सेल के अंदर होता है, क्योंकि वो सेल डिवाइड होती है और धीरे धीरे उस एनिमल की सारी सेल्स के अंदर ये वाला डीएनए पहुंच जाता है। तो विदेशी डीएनए सभी कोशिकाओं में होता है। बी वाला आंसर आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और वो है 95% से भी अधिक ट्रांसजेनिक जंतु कौन से हैं? खरगोश, चूहा, मछली या गाय? तो इसका आंसर हमने एनसीईआरटी ने हमें बताया भी है कि सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो कौन से हैं? चूहे हैं। सबसे ज्यादा हमने ट्रांसजेनिक एनिमल चूहे बनाए हैं। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, 95% कौन है? तो चूहे हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि क्वेश्चन कैसे थे और आपके कितने अच्छे हुए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए